कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया था। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या डिस्कस किया था? एग्रीमेंट डिस्कस किया था, एनफोर्सेबिलिटी डिस्कस की थी। तो बेसिकली ये देखा था, सबसे पहले हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट की हमें जरूरत क्यों है, कि कॉन्ट्रैक्ट एक कमर्शियल लॉ है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने और क्या देखा था उसमें, कि भाई डेली लाइफ में हम कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कहाँ पर करते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑरल भी, हाँ, किस किस तरह के होते हैं, कि ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद और क्या देखा हमने, कि कॉन्ट्रैक्ट फिर बना कैसे था। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन रहा था, कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमने देखी, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे पास है। ठीक है, जो कि एक कोडिफाइड लॉ है। तो जब वो कॉडिफाइड लॉ है तो उसी में ही हमने डेफिनेशन देखी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, और वहां से हमें पता लगा कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यही डेफिनेशन थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, कि हमने देखा कि एग्रीमेंट क्या है और एनफोर्सेबिलिटी क्या है। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन हमें क्या मिली, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट। ठीक है, तो बेसिकली एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू क्या था, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम आए थे कि प्रॉमिस, कि प्रॉमिस क्या है। प्रॉमिस में फिर हमने क्या देखा था, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, इज प्रॉमिस, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि प्रपोजल क्या था। ठीक है, तो प्रपोजल क्या था, कि when one person signifies his willingness to another in order to obtain the assent of that another person to do or abstain from doing something is said to make proposal. ठीक है, कंसिडरेशन क्या था, कंसिडरेशन इज व्हेन एट द डिजायर ऑफ promiser, promisee or any other person has done or abstained from doing, do or abstain from doing, promise to do, sorry, does or abstains from doing, promise to do or abstains from doing such act, such act, promise or abstinence is said to make consideration of an contract. हाँ, हाँ, वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, सिंपल बात यही थी। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन हाँ हाँ, ठीक है, तो ये लगभग लगभग जैसे आप लोगों ने थ्री इडियट देखी होगी, है ना, आमिर खान की जो मूवी थी थ्री इडियट, तो उसमें जैसे मशीन की डेफिनेशन थी, ये वैसी ही बात है ना। जैसे वो पूछता है कि भाई मशीन की डेफिनेशन बताओ, तो कहते सर पैंट की जिप से लेकर के पैन की निब तक सब मशीन है ना। तो कहते डेफिनेशन बताओ, ये लिख करके आओगे। तो डेफिनेशन वो है जो मैंने बताई, और उसका क्रक्स वो है जो आपने बताया, कि एनीथिंग विच हैज वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ इज कंसिडरेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने पूरा का पूरा ये देखा था कि कैसे बना प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, ये बना प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इट बिकम्स एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यही चीज बनी। ठीक, अब सबसे पहली चीज, अब यहां पर हम देखेंगे प्रपोजल। प्रपोजल की डेफिनेशन हमने देख ली थी, प्रपोजल की डेफिनेशन क्या है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि प्रपोजल को ही हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज अनदर नेम फॉर प्रपोजल, और ऑफर। ठीक है, ऑफर इज अनदर नेम फॉर प्रपोजल। ठीक, चलो, तो जो हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारे पास ऑफर है या प्रपोजल है, वो दो तरह का हो सकता है। क्या, सबसे पहला जनरल ऑफर, एंड सेकंड इज स्पेसिफिक ऑफर। अब जैसे मैं सपोज अपनी घड़ी बेचना चाहता हूँ। ठीक है, आप कहोगे सर हर बार कुछ ना कुछ बेचने के लिए आ जाते हैं, कभी फोन बेच रहे हैं, कभी घड़ी बेच रहे हैं। अब मैं अपनी घड़ी बेचना चाहता हूँ, और मैंने कहा कि जो भी पर्सन, अब सपोज मैंने इंस्टा पे एक ऐड डाला कि जो भी पर्सन मेरी घड़ी खरीदना चाहता है 5,000 रुपए में, वो खरीद सकता है। ठीक है, या वो मुझे मैसेज करे। ठीक, तो अब इस ये जो मैंने ऑफर दिया कि 5,000 रुपए में आप मेरी घड़ी खरीद सकते हो, जो भी खरीदना चाहता है वो मैसेज कर दे, जो सबसे पहले मैसेज कर देगा उसी को ही घड़ी मिल जाएगी। ठीक है, अब ये जब मैंने एडवर्टीजमेंट किया या ये जो मैंने दिया, तो ये प्रपोजल है बेसिकली। और ये जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल टू स्पेसिफिक पर्सन है, किसी को, किसको है, जो भी सबसे पहले मैसेज कर देगा वही एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब मैसेजिंग एंड पेइंग ऑफ मनी, ठीक है, विल बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। ठीक, तो अब क्या हुआ कि जैसे ही कोई मैसेज करेगा तो तुरंत, मैंने ऑफर तो दिया था, क्या उस पर्सन को मैं जानता था स्पेसिफिकली, नहीं जानता था, तो मैंने ऑफर तो दिया था पब्लिक एट लार्ज को, जिसने भी एक्सेप्ट कर लिया कॉन्ट्रैक्ट उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ होगा। ठीक है, तो दैट इज जनरल ऑफर, जो पब्लिक एट लार्ज को दिया गया है। ठीक है, दूसरी चीज स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या है, जो सर्टेन या पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दिया है, या सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को, जो स्पेसिफाइड है। जैसे अगर मैंने कहा कि आप में से जो भी
हमारी अकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से जो भी कोई अगर ये घड़ी खरीदना चाहता है, ठीक है, तो वो मेरे को बताए या मैसेज करे या 5,000 रुपए पे करे, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, दिस ऑफर इज नॉट जनरल ऑफर। ऐसा नहीं है कि पब्लिक एट लार्ज में से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, मैंने कंडीशन अटैच कर दी, ठीक है। दिस इज स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है, क्लियर है, जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर। अब देखते हैं। ठीक है जी, क्या कह रहा है, अ जनरल ऑफर इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, इट इज नॉट मेड टू एनी स्पेसिफिक पर्सन बट टू एनीवन हु फुलफिल्स द कंडीशन मेंशन इन द ऑफर, ठीक है। तो जो भी कंडीशन ऑफर में मेंशन है, जो भी पर्सन उसको फुलफिल कर देगा, ठीक, वही पर्सन के लिए वो ये माना जाएगा कि ऑफर उसी के लिए किया गया था, ठीक है। अदरवाइज इट इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, ठीक, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्टेंस कैसे होगी, एक्सेप्टेंस इज मेड बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ द ऑफर। हाँ जी, अब जब परफॉर्मेंस करके हम एक्सेप्टेंस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम्म, जब आप ऑटो में बैठ करके चले जा रहे थे बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, हैं, इम्प्लाइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो जनरली जो जनरल ऑफर है जो पब्लिक एट लार्ज को दिया जा रहा है, जनरली कह रहा हूं मैं, ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें हो सकता है ऐसी कंडीशन हम डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक उस गाड़ी की तरह है जो डॉट 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 करके बनी हुई है, ठीक है, उसमें आप कलर कोई भी फिल कर सकते हो, ठीक, बट यू कैन नॉट चेंज द स्ट्रक्चर। तो बेसिकली क्या है, जनरल ऑफर इज मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज या पब्लिक एट लार्ज। कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है कि आप ऑफरी को डायरेक्ट कम्युनिकेशन करो, ठीक है, आपने इंडिविजुअली कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, आपने कम्युनिकेट कर दिया, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, की कंडीशन परफॉर्म करके एक्सेप्टेंस होती है, ठीक, एंड कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन हु मीट्स द रिक्वायरमेंट। जो भी कोई इंडिविजुअल उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा, कि मान लिया जाएगा कि उसी ने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट, ठीक। उसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर का क्या मतलब है, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया हो और अ डिफाइंड ग्रुप ऑफ पर्संस को, ठीक है, या तो किसी इंडिविजुअल ऑफर को। अब जैसे आप लोगों में से भी मैं कहूं कि भाई मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि क्या आप ये क्या आप ये घड़ी खरीदना चाहते हैं इतने में, ठीक। सो दिस इज ऑफर मेड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अब यहाँ पे इस ऑफर की जो एक्सेप्टेंस की पावर है वो किसके पास है। अब भले ही ऐसा हो सकता है कि आपके पड़ोस में जो बैठे हैं वो खरीदना चाहते हो, ठीक, तो क्या ये एक्सेप्ट कर सकते हैं इसको, नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली जिसको ऑफर दिया जाएगा वही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, अदर देन दैट कोई उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक। तो जब हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को, अगर मैं यहाँ के स्टूडेंट्स को भी ऑफर दे रहा हूं तो बाहर बाहर का कोई पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को जब मैं जो है ऑफर देता हूं, देन दैट इज स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है। तो only the person or a group to whom the offer is addressed can accept it, directed to a particular individual cannot be accepted by other, ठीक है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन की जरूरत है। अब ये जनरल है, ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल को भी मैं ये कह दूं कि आप इंप्लाइड एक्सेप्टेंस दे सके, कैसे, जैसे मैंने आपको ऑफर दिया कि क्या आप मेरी ये घड़ी खरीदना चाहते हैं, ठीक, तो एक है आपने मना कर दिया गर्दन हिला करके, ठीक है। अगर कोई खरीदना चाहता है तो कह सकता है कि हाँ खरीदना चाहते हैं, ठीक। और दूसरी चीज क्या हो सकती है कि मैं ये कह दूं कि अगर आप मेरी ये घड़ी खरीदना चाहते हैं तो मेरे बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए जमा करा दें, ठीक है। सो द मोमेंट आपने 2,000 जमा कराए, फिर आपको मुझे कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है कि मैंने करा दिए हैं या मैं ये खरीदना चाहता हूं, दैट इज इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। तो इट कैन बी इधर एक्सप्रेस और इंप्लाइड, ठीक है। बट जनरली यहां पर क्या होता है, क्योंकि 1-to-1 कम्युनिकेशन है, तो जनरली जैसे अभी आपने मना किया, ठीक है, तो ऐसे पर्सन इंडिविजुअली कैपेसिटी में मना कर देगा, ठीक। क्रिएट्स अ बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, तो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट तो वहां पर भी क्रिएट होगा, इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, दोनों, हाँ, नहीं, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वही है कि दोनों साइड से बेसिकली अब यहां पर क्या होगा, जनरल ऑफर में क्या है, जनरल ऑफर में जनरली जब मैं पब्लिक एट लार्ज को दे रहा हूं तो मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन कर दी,
ठीक है। अब जब मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन कर दी तो उसकी वजह से क्या होगा कि दूसरी पार्टी के पास एक ही दो ही ऑप्शन है, या तो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। यहां पर क्या होगा कि जब मैंने इंडिविजुअली किसी को ऑफर दिया तो आप क्या करोगे, आप नेगोशिएट कर सकते हो। हाँ, ठीक है। तो आप वो जो नेगोशिएशन कर सकते हो, तो यहां पर बायलेटरल दोनों पार्टीज के पास लगभग लगभग इक्वल पावर है। ठीक है। नॉर्मली जो जनरल ऑफर है वहां पर इक्वल पावर नहीं होती, वहां एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में होती है, दूसरी पार्टी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में होती है। ठीक है, क्लियर है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे आप किसी दुकान में गए, है ना, और वहां पर किसी पर्सन ने एक आईफोन रखा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है 1000 रुपीज ओनली। ठीक, वो उसने वहां पर रखा हुआ है। अब आपने कहा कि ठीक है, आपने उसे 1000 रुपए दिए और वो आप जो है लेना चाह रहे हो कि ले जाना चाह रहे हो, उसने मना कर दिया कि नहीं ले जा नहीं सकते। आपने कहा कि भाई ये तो ऑफर था, ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज, और मैंने 1000 रुपए दे दिए, तो इसका मतलब मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। नाउ यू कैन नॉट डिनाई। यही बात तो है। हाँ, आपने उसकी परमिशन नहीं ली है। ठीक है, तो अब देखो बेसिकली क्या है कि इसको हम बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर, जहां पर हम कोई प्राइस डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, तो हमने वो ऑफर नहीं दिया, वो हम इनवाइट कर रहे हैं आपसे कि क्या आप इतने में खरीदना चाहते हो। ठीक है, सो दैट इज इनविटेशन टू ऑफर, कि वी आर इनवाइटिंग ऑफर। जब मैंने 1000 रुपए लिख करके ये आईफोन वहां रखा हुआ है तो मैंने ये कहा है कि आप इसे 1000 रुपए में खरीदना चाहते हो। ठीक है, अगर खरीदना चाहते हो तो बताओ। फिर आप कह रहे हो कि हाँ मैं इस आप कह रहे हो कि मैं इसको 1000 रुपए में खरीदना चाहता हूं। फिर मैं कहूंगा कि हाँ मैं बेचना चाहता हूं। देखो जैसे क्या होता है, अब मॉल में आप जाते हो, ठीक है, या किसी भी शॉप पे जाते हो, स्पेशली आप लोगों को ज्यादा आइडिया होगा कि गर्ल्स जब शॉपिंग करने के लिए जाती हैं तो वो दिखाते हैं अलग अलग कि भाई ये सूट है, ये जो भी ड्रेस है। ठीक है, आपको कोई ड्रेस पसंद आई, ठीक, और अब शॉपकीपर ने दिखाई, आपने प्राइस पूछा कि इतने की है, ठीक है, आपने कहा कि हाँ ठीक है ये दे दो मुझे, आई एम रेडी एंड विलिंग टू पे मनी। ठीक, शॉपकीपर ने कहा कि नहीं नहीं ये तो हम आपको नहीं दे सकते, ये तो किसी और की है, बुक कर रखी है किसी ने, या उसने वैसे ही मना कर दिया कि जी नहीं ये हम बेचेंगे नहीं, ये तो हमने रखी हुई है, स्पेशल है हमारी। तो क्या शॉपकीपर ऐसा कर सकता है? क्या वो आपको मना कर सकता है ड्रेस देने के लिए? हाँ, ड्रेस ड्रेस, ड्रग्स नहीं। हाँ, कर सकता है मना। क्यों? क्योंकि जनरल ऑफर हुआ और आपने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, बट दैट वाज नॉट जनरल ऑफर, देयर इज डिफरेंस बिटवीन जनरल ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इज इनविटेशन टू ऑफर। अब पढ़ते हैं इनविटेशन टू ऑफर क्या है, क्योंकि अब यहां ऐसा क्यों हुआ। अल्टीमेटली इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑनर, जिसका चीज है कि वो अपनी चीज बेचना चाहता है या नहीं बेचना चाहता। ठीक है, अगर उसने प्राइस डिस्प्ले किया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको बेचेगा ही बेचेगा। ही इज इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम यू। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जनरल ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, या व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर को इनविटेशन टू ट्रीट भी कहते हैं। इज अ प्रिलिमिनरी कम्युनिकेशन इन विच अ पर्सन डज नॉट मेक एन ऑफर बट इंस्टेड इनवाइट अदर टू मेक एन ऑफर। ठीक है, इट शोज विलिंगनेस टू नेगोशिएट एंड नॉट अ विलिंगनेस टू इमीडिएटली बाउंड बाय एक्सेप्टेंस। ठीक, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सामने वाले को कह रहे हैं कि अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप बताओ कितने में खरीदोगे। सो नाउ यू आर मेकिंग प्रपोजल कि मैं इतने में खरीदना चाहता हूं। ठीक है, तो बेसिकली आप अब प्रपोजल दे रहे हो कि मैं खरीदना चाहता हूं इतने में। ठीक, तो दैट इज प्रपोजल फ्रॉम। अब देखो जैसे ही प्रपोजल दूसरी साइड से आएगा, एक है कि मैं ये कह रहा हूं आपको मैं अपना फोन बेचना चाहता हूं 10,000 रुपए में, प्रपोजल मेरी साइड से गया, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की पावर किसके पास है? आपके पास है। ठीक है, अब आपने पूछा मेरे से दूसरी सिचुएशन में कि सर हम ये फोन खरीदना चाहते हैं 10,000 रुपए में, अब एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की पावर किसके पास है? मेरे पास है। ठीक है, अब अगर मैंने कहा कि भाई मेरा ये फोन, ठीक, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जनरल ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर में क्या कर रहे हो कि आप इनवाइट कर रहे हो सामने वाले को कि सामने वाला ऑफर दे आपको। ठीक, जैसे क्या होता है कि नॉर्मली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है कि अगर सरकार को कोई नेशनल हाईवे बनाना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उसका एक टेंडर निकालती है। टेंडर क्या होता है कि टेंडर ये है जहां पर डिटेल दी है कि भाई आपको इतने किलोमीटर का हाईवे बनाना है, ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है, इतनी स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो उनमें से कौन लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इसको बनाने के लिए। ठीक, अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो क्या करते हैं, वो उस टेंडर के लिए बिड लगाते हैं। ठीक है, या जो सेम ऑक्शन है, ऑक्शन या टेंडर सिमिलर चीजें हैं। ठीक, तो अब बेसिकली क्या है कि वो प्रपोजल दे रहे हैं।
प्रपोजल ही तो दे रहे हैं वो कि मैं इतने रुपए में ये सड़क बना दूंगा, दूसरा पर्सन कह रहा है कि मैं इतने रुपए में ये सड़क बना दूंगा। ठीक, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रपोजल्स आ रहे हैं। अब उनमें से सेलेक्ट करना ना करना किसके किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के। कैसे? हम्म, ऐसी बात कर रहे हो आप? इंडिया में इतने अच्छे रोड बन रहे हैं, आप जाओ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पे, दिल्ली से 2 घंटे में आप सहारनपुर आ जाते हो, और इससे अच्छे रोड क्या चाहिए? हम्म, लोकल आपको कैसी सड़क चाहिए? जैसी सड़क लोकल में होनी चाहिए ऐसी सड़कें तो हैं। सब सड़कें बड़ी हुई हैं, बनी हुई हैं बढ़िया। अब आप ये देखो कि हम सड़क तो मांग रहे हैं, बट हम में से ट्रैफिक रूल्स प्रॉपर कितने फॉलो करते हैं? ठीक है, जैसे अभी आप कहाँ से आए हो? एक्टिवा से। क्या आप एक्टिवा चप्पल पहन के चला सकते हो? नहीं चला सकते, एज पर मोटर व्हीकल एक्ट नहीं चला सकते हो। ठीक है। हाँ, यही तो बात है कि वी पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट आवर ड्यूटीज बट वी ऑलवेज क्लेम राइट। यू शुड बी अवेयर बीइंग अ सिटीजन। डीएल मिला आपको अभी? ड्राइविंग लाइसेंस? तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चला रही हो तो ऑफेंस है। हम्म। तो यू ऑल पीपल आर, तो नॉर्मली क्या होता है पुलिस के लिए, जब भी पुलिस को अपने टारगेट पूरे करने हो चलान के, तो सबसे इजी क्या होता है? सबसे इजी होता है कि स्कूल टाइम पे, ठीक, जो स्कूल वाली रोड है उस पे चेकिंग वाला वो लगा लो। बिना देखे, कोई जरूरत ही नहीं है, बस खाली ये देखना है कि स्कूल ड्रेस में कौन बच्चा है जो बाइक पे आ रहा है, साइड लगवा दो, क्योंकि पता है 18 साल से कम का ही है, बिना लाइसेंस के चला रहा है, तो चालान कटेगा ही कटेगा उसका। और आपके टारगेट 2 दिन में पूरे हो जाएंगे, 2 से तीसरा दिन नहीं लगेगा। एक दिन इस रोड पे चेकिंग चलाओ, एक दिन दूसरे रोड पे चेकिंग चलाओ, 2 दिन में पूरे साल के टारगेट पूरे चालान के। वो इसीलिए ही ना कि जब भी टारगेट पूरे करने हो तो पता है कि जो स्कूल वाला बच्चा है वो स्कूल ड्रेस में तो जाएगा ही। अब स्कूल ड्रेस में अगर बच्चा बाइक पे आ रहा है या एक्टिवा पे आ रहा है, तो उसका सीधा मतलब है वो 18 साल से कम का है, डीएल उसका है नहीं, और बिना डीएल के चला रहा है तो चालान होना ही होना है। ठीक है, तो पुलिस सिस्टम सब उसका फायदा उठाते हैं, बट अगेन अगर लीगली हम देखें तो दैट इज प्योरली इनकरेक्ट, है ना? कि भाई हमें पहले अपने आप रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तब हमें राइट्स क्लेम करने चाहिए। ठीक है, ऐसी ही बात है। ठीक, तो बेसिकली इनविटेशन टू ऑफर में क्या हो रहा है कि इनविटेशन टू ऑफर में हम इनवाइट कर रहे हैं दूसरे पर्सन को किस चीज के लिए, कि वो प्रपोजल दे। ठीक, और जब हम इनविटेशन टू ऑफर दे रहे हैं तो वो किसी तरह का लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे अब इसको हम टेंडर वाले एग्जांपल से ही याद रखते हैं। ठीक है, कि गवर्नमेंट ने एक टेंडर निकाला रोड बनवाने के लिए, तो अब क्या वो जो अखबार में एडवर्टीजमेंट निकला वो किसी तरह का लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है किसी के ऊपर भी? मतलब राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट कर रहा है वो टेंडर? नहीं करेगा। कब करेगा? जब उसकी एक्सेप्टेंस, मतलब आप ऑफर दे दोगे, ऑफर की एक्सेप्टेंस हो जाएगी जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ही तो राइट्स एंड ड्यूटीज अराइज होंगी, उससे पहले तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि अगर मैंने इनविटेशन टू ऑफर दिया, ठीक, सपोज करो कि अगर मैंने जनरल ऑफर दिया होता तो उसमें एक्सेप्ट करने की पावर किसके पास थी? सामने वाले के, मतलब आप लोगों के पास। आप में से कोई भी एक्सेप्ट कर लेता, देन आई एम बाउंड। अब मैं पीछे नहीं हट सकता था अपनी बात से। ठीक है, अब सपोज करो कि मैंने कहा होता कि आप में से जो भी ये घड़ी खरीदना चाहता है तो वो कि 5,000 रुपए में खरीद ले। ठीक, दिस इज ऑफर, जनरल ऑफर। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि हो सकता है आप में से कोई 8,000 में भी खरीद लेता इसको, मुझे ज्यादा पैसे मिल जाते। ठीक है, लेकिन मैंने 5,000 ही बोल दिया, तो इसलिए अब मैं पीछे नहीं हट सकता उस बात से। ठीक, तो मैं डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे आ गया। तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऑफर मैं क्या करूंगा, इनविटेशन टू ऑफर निकालूंगा कि आप में से जो घड़ी खरीदना चाहता है वो बताए कितने में खरीदना चाहता है। तो जब आप बता रहे हो कि मैं इतने में खरीदना चाहता हूं, तो यू आर मेकिंग प्रपोजल, यू आर मेकिंग ऑफर, और अब उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की पावर मेरे पास है। ठीक है, सो आई विल बी एट बेनिफिशियल पोजीशन इन इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, दोनों चीजों में डिफरेंस समझ आया, जनरल ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर? इसको एग्जांपल से और देखेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले क्या होगा, इनविटेशन आएगा, ऑफर आएगा, फिर ऑफर की एक्सेप्टेंस आएगी, और एक्सेप्टेंस के बाद इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली मैंने क्या बताया कि कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? व्हाट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? स्टार्टिंग पॉइंट शुरू कहां से हुई थी बात? यहां नहीं, मैं नॉर्मल पूछ रहा हूं। प्रपोजल से। प्रपोजल इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट?
बात शुरू वहां से हुई थी, उसके बाद ही तो सारी चीजें आगे चली। अगर प्रपोजल या ऑफर ही ना होता तो बात आगे बढ़ती ही ना। ठीक है, तो इसलिए जो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली क्या होता है, प्रपोजल या ऑफर। बट यहां पर क्या है, यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट है इनविटेशन। ठीक है, इनविटेशन किस चीज के लिए, किस चीज के लिए इनवाइट कर रहे हैं हम, ऑफर के लिए। फिर ऑफर आ रहा है तो उस ऑफर में से हम किसी एक ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। ठीक है, जैसे आप सब लोगों ने हिंदी पढ़ी है, अभी तक 10th तक हिंदी पढ़ी होगी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन निमंत्रण एंड आमंत्रण? हाँ जी, आमंत्रण और निमंत्रण में डिफरेंस है। आमंत्रण में चॉइस नहीं होगी कि जबरदस्ती पकड़ के बोल। हाँ। हाँ। तो ये तो लॉ से रिलेटेड नहीं है, है? नहीं। नहीं। ऐसा ऐसा तो नहीं है, गलत है ये जवाब तो। तो ये आपका होमवर्क है, कल देख के आप मुझे बताएंगे कि आमंत्रण और निमंत्रण में क्या डिफरेंस है? तो कोई बात नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। ठीक, तो नॉर्मली हमारे पास ऑफर या प्रपोजल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बट यहाँ पर इनविटेशन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और इनविटेशन भी क्या, इनविटेशन टू ऑफर। तो जब बेसिकली हम इनविटेशन टू ऑफर देते हैं, सो देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन इमीडिएटली। फ्यूचर में क्रिएट करेंगे, जब जिसका भी ऑफर आएगा उसे एक्सेप्ट करेंगे तो फ्यूचर में क्रिएट करेंगे, बट इमीडिएटली नहीं कर रहे हैं। वहीं जब मैं प्रपोजल दे रहा हूँ, सो देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन इमीडिएटली, कि अगर आपने अभी एक्सेप्ट किया तो अभी के अभी मैं चीजें दे दूंगा, भेज दूंगा। ठीक है, तो इट इज ओनली अ प्रिलिमिनरी स्टेप इन नेगोशिएशन। अब नॉर्मली ऑफर जब हम देते हैं तो ऑफर का जो रेस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, एक्टिवेशन, सॉरी, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। ठीक है, बट यहां पर इनविटेशन टू ऑफर का जो रेस्पॉन्स है वो क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर का रेस्पॉन्स क्या होगा, सामने वाली पार्टी क्या करेगी, है ना? तो बेसिकली उसके रेस्पॉन्स में क्या आएगा मेरे पास, ऑफर। ठीक है, तो नॉर्मल ऑफर के रेस्पॉन्स में एक्सेप्टेंस आता है, बट इनविटेशन टू ऑफर के रेस्पॉन्स में मेरे पास क्या आएगा, ऑफर आएगा। ठीक है, तो जैसे डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन शॉप, अब इसके एग्जांपल देखो। दुकान में सामान रखा हुआ है, दुकानदार की मर्जी है आपको दे या ना दे। ठीक है, यू कैन नॉट कंपेल हिम। अदरवाइज अगर दुकान में रखा हुआ सामान जनरल ऑफर होता, फिर तो आप जैसे ही पैसे देते तो दुकानदार हैज नो ऑप्शन, मतलब शॉपकीपर हैज नो ऑप्शन टू डिनाई। ठीक, उसके बाद प्राइस टैग ऑन प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है, कहीं पर मॉल में रखा हुआ है, कहीं भी किसी शॉप में रखा हुआ है। ठीक है, दैट इज नॉट ऑफर, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर, कि ये चीज इतने की है। अब आप कह रहे हो कि मैं ये खरीदना चाहता हूँ, सामने वाले की मर्जी है वो बेचना चाहता है या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली अब इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में मैं डिफरेंशिएट कैसे कर पाऊंगा, इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंशन। सबसे पहली बात, कि क्या पार्टीज की लीगल बाइंडिंग ऑब्लिगेशन में आने की इंटेंशन है, या फिर पार्टीज मियरली ऑफर इनवाइट कर रही हैं। ठीक है, तो जितने भी एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट ऑफ गुड्स फॉर सेल, कैटलॉग जो सेल की जाती है, ऑक्शन। ठीक है, ऑक्शन क्या होता है, नीलामी। ठीक है, तो जहां पर हम बिड्स इनवाइट करते हैं, बोली के लिए बुलाते हैं कि भाई आप बॉली लगाओ, ये चीज कितने की है। ठीक है, दैट इज ऑक्शन। अब देखो ये एक केस है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ठीक है, इसके आगे की डिटेल्स मैंने हटा दी है जानबूझ करके। तो बेसिकली क्या हुआ कि न्यूज़पेपर में एक वो निकला एडवर्टीजमेंट। ठीक है, उस एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा हुआ था कि एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, उसने अपनी मेडिसिन का एडवर्टीजमेंट दिया कि भाई इस मेडिसिन को आप ऐसे ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्शंस दी कि अगर आप इस तरीके से यूज कर रहे हो तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। ठीक, और इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा इज अ डिजीज, इट्स काइंड ऑफ अ कॉमन कोल्ड। ठीक है, कि आपको वो नहीं होगा। अगर फिर भी हो जाता है तो हमने 100 यूरो डिपॉजिट कराए हुए हैं। ठीक, दिस इज यूरो और पाउंड, आई थिंक पाउंड। ठीक है, तो उसको 100 पाउंड दिए जाएंगे और 100 पाउंड बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए गए हैं ऑलरेडी। ठीक,
तो नाउ क्वेश्चन बिफोर कोर्ट इज, अब सबसे पहले क्या हुआ इसमें, एक लेडी ने वो मेडिसिन ली, एज पर डायरेक्शंस ली जैसे जैसे उसमें बताई थी, उसके बाद भी उस लेडी को इन्फ्लुएंजा हो जाता है। नाउ दैट लेडी वांट्स कंपनसेशन, कि भाई मुझे कंपनसेशन दिया जाए। अब क्वेश्चन बिफोर कोर्ट इज कि भाई क्या उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना। ठीक है, अब बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सारा इशू ये आ गया कि ये जो एडवर्टीजमेंट दिया था न्यूज़पेपर में, कि क्या ये ऑफर है या फिर ये इनविटेशन टू ऑफर है। क्योंकि अगर ये जनरल ऑफर है, ठीक है, तो अगर उस लेडी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसने मेडिसिन खाई, ठीक है, देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट बन गया, फिर भी उसको बीमारी हो गई तो कंपनी इज बाउंड टू पे। और अगर ये इनविटेशन टू ऑफर है खाली, तो फिर तो उसको ऑफर देना चाहिए था। ये दो कंडीशन है ना, अभी तो मैंने बताया ही नहीं कि है क्या ये। तो ये दो कंडीशंस है कि भाई ये ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं बना। और अगर कॉन्ट्रैक्ट बना है तो लेडी को कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज कंपनसेशन मिलेगा नहीं। ठीक, तो अब आपको बताना है कि ये ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है जो अखबार में छपा है, और क्यों। तो बेसिकली ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर को मेनली हम किस चीज से डिफरेंशिएट करेंगे, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, है ना, पार्टीज की इंटेंशन से। ठीक, अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर क्या होगा, यहां पर पार्टीज की इंटेंशन क्या थी। हाँ, ठीक है, अब उसके बाद अगर उस दवाई को खा करके किसी को बीमारी हो जाए, सेम वही इन्फ्लुएंजा हो जाए, तो क्या उस कंपनी की ये इंटेंशन थी कि वो उसको पैसे देगी। कैसे पता, लिख रखा है, इसके अलावा भी कंपनी ने कुछ और किया। मैंने एक और बात बताई थी। हुँ? अभी इसी इसके फैक्ट्स में ही कि कंपनी ने क्या किया, ये 100 पाउंड्स डिपॉजिट करा रखे हैं एक बैंक अकाउंट में सेपरेटली, इसीलिए ही कि भाई अगर किसी को हो गया तो वी विल गिव दैट पर्सन दिस 100 पाउंड। ठीक है, तो अब क्या है, इससे कंपनी की इंटेंशन पता लग रही है कि कंपनी ये इनविटेशन टू ऑफर नहीं दे रही है, कंपनी क्या कर रही है, जनरल ऑफर दे रही है। ठीक है, कि भाई अगर किसी को भी हो गया ये तो आप कंपनी से कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो कोर्ट ने यहां पर कहा कि दिस इज नॉट इनविटेशन टू ऑफर, दिस इज ऑफर। ठीक है, एंड शी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन। कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि उसमें यहाँ पे इसका जजमेंट भी दे रखा था कि ये क्या है और क्यों है, इसलिए। ठीक है, क्लियर हुआ ये केस। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा केस जनरल ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर के ऊपर डिपेंड कर रहा था। ठीक, क्लियर है। तो फिर देखो, क्योंकि एज पर जो ऑफर क्या था, कि जो एज पर कंपनी की डायरेक्शंस मेडिसिन कंज्यूम करेगा, अगर कंपनी ये प्रूव कर देती कि एज पर डायरेक्शंस कंज्यूम नहीं की गई हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट की किसी टर्म एंड कंडीशन का ब्रीच हो गया। मतलब ऑफर की किसी टर्म एंड कंडीशन का अगर ब्रीच हुआ, सो यू कैन नॉट एक्सेप्ट दैट ऑफर। ठीक, जैसे इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं, हालांकि ये चीज आगे आएगी, बट आपने पूछा है तो मैं बता ही देता हूं यहीं पर। सब्जी खरीदने जाते हो, ठीक है, तो जैसे आलू खरीदोगे तो क्या कहोगे, 1 किलो आलू का प्राइस कितना है, उसने कहा जी 100 रुपए किलो है, आपने कहा 50 लगा ले। ठीक है, उसने कहा जी नहीं 90 से कम नहीं लगेंगे, 60 पे, है ना, तो उसने कहा जी नहीं 90। तो अब आप क्या कहोगे कि ठीक है, आप क्या उसे ये कहोगे कि ठीक है 60 रुपए किलो के हिसाब से 1 किलो आलू दे दो। क्यों, क्योंकि उसका प्रपोजल कितने का है, 90 का। ठीक है, तो इट मींस अगर आपको उस पर्टिकुलर पर्सन से खरीदने हैं, तो इधर यू कैन बाय जो उसने ऑफर किया है उस प्राइस पे, और यू कैन रिजेक्ट। बट आप अपनी तरफ से टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं कर सकते उसमें, कि अगर वो 90 कह रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है मैं 60 रुपए पे खरीदने के लिए तैयार हूं, भाई वो कह ही 90 रहा है। ठीक है, तो अब इसको क्या बोलते हैं हम, काउंटर ऑफर। जहां पर क्या हुआ कि ए पर्सन है, इस ए पर्सन ने एक प्रपोजल दिया या ऑफर दिया बी को। ठीक, कि भाई बताओ किस चीज का ऑफर, कि मैं अपना प्लॉट बेचना चाहता हूं आपको, ठीक है, से 5 CR में। ठीक, बी ने कहा कि नहीं, आई वॉन्ट टू बाय योर प्लॉट, या बी ने कहा कि ओके आई एग्री टू बाय योर प्लॉट
एट 3 CR और ये लिख करके बी ने भेज दिया. नाउ वेदर दिस इज एक्सेप्टेंस और नॉट. क्योंकि ओके भी कह रहा है, ओके आई एग्री. ठीक, भले ही ये कह रहा है, बट ही कैन ओनली एग्री अपॉन दोज टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर डिफाइंड बाय ए. उसको या तो एज इट इज एक्सेप्ट कर सकता है या एज इट इज रिजेक्ट कर सकता है. ही हैज नो ऑप्शन टू से कि भाई अपनी तरफ से. और अगर उसने अपनी तरफ से टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी यहां पर, देन दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस, दिस इज अगेन ऑफर. और ये जो ऑफर दिया गया, ये इस ऑफर के काउंटर में दिया गया. ठीक, अब सपोज करो ये इसने लिख करके भेज दिया, इसने मना कर दिया. अब एक्सेप्टेंस की पावर किसके पास है? जब ए ने ऑफर भेजा था तो एक्सेप्टेंस की पावर किसके पास थी? बी के पास थी. अब बी ने जब काउंटर ऑफर भेज दिया तो अब एक्सेप्टेंस की पावर किसके पास है? ए के पास है. यही बात है. ठीक, तो अब देखो ए कैन ईदर रिजेक्ट और एक्सेप्ट. अब ए ने रिजेक्ट कर दिया इसका ऑफर कि छोड़ो हम इसको बेचेंगे ही नहीं. नाउ द थिंग इज, अब बी को लग रहा है कि यार 5 करोड़ में भी फायदा ही है क्योंकि कल को इसकी वैल्यू बढ़ के 10 करोड़ हो जाएगी. नाउ कैन बी एक्सेप्ट दिस ऑफर? मतलब इसने ये ऑफर भेजा और उसके बाद ये रिजेक्ट हो गया. अब बी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है कि अच्छा चलो ठीक है मैं 5 करोड़ में ही खरीदने के लिए तैयार हूं. बी तो बेसिकली जैसे ही इस ऑफर के काउंटर में आपने एक ऑफर दिया, ठीक, लेटर ऑन यू कैन नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर. ये ऑफर वहीं के वहीं खत्म हो गया. हाँ, तो अब उसमें क्या होगा ना कि बात यह है कि अब अगर बी ने वापस कहा कि ठीक है मैं 5 करोड़ में खरीदना चाहता हूं, तो नाउ बी इज मेकिंग ऑफर. बिल्कुल पुराना वैलिड नहीं है. पुराना जैसे ही आपने रेस्पॉन्ड किया वो खत्म हो गया. इधर अगर आपने एक्सेप्टेंस दे दी तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. अगर एक्सेप्टेंस नहीं दी, ठीक है, काउंटर ऑफर दे दिया, तो ये ऑफर खत्म हो गया. अब नया ऑफर एग्जिस्टेंस में आ गया. ठीक, काउंटर ऑफर समझ में आया कि काउंटर ऑफर क्या है? कि जब आप, अब इसको बहुत कॉमन एग्जांपल से ध्यान रखना, जो सब्जी वाला एग्जांपल है कि आप सब्जी खरीदने जाते हो, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग काउंटर ऑफर. ठीक है, तो द मोमेंट उसने कहा 100 रुपए किलो, आपने कहा नहीं नहीं भैया 50 रुपए किलो. उसने कहा 90, आपने कहा 60, उसने कहा 80. ठीक है, आप कह रहे हो नहीं 60. ठीक, तो अब अगर वो कहे कि भाई रहने दो, तो आपको अच्छा चलो ठीक है दे दो 90 में ही, तो क्या वो मना कर सकता है अब आपको? देखो द थिंग इज, ए वेजिटेबल सेलर है और आप यहां पर 20 कस्टमर जो सब्जी खरीदने गया है. ठीक है, दिस इज सेलर. अब बी ने ए से पूछा कि भाई जो भी कोई सब्जी है वो कितने की दी है, तो ए ने कहा, बी ने पहले पूछा, ए ने कहा 100 रुपीज पर केजी. ठीक, अब इसके जवाब में बी ने क्या कहा कि नहीं 50 रुपीज पर केजी. यही हुआ, ये ए तक गया. ए ने इसके जवाब में क्या कहा 90 रुपीज पर केजी. अब बी ने फर्दर क्या कहा 90 के बाद में कि 60 रुपीज पर केजी. ए ने इसके जवाब में क्या कहा रिजेक्ट, क्या आगे बढ़ो. ठीक है, ये हो गया. क्या अब यहां पर बी ये कह सकता है कि ठीक है मैं 90 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं? अगर ए मना कर रहा है कि मैं नहीं बेचता, अब मैं तुम्हें दूंगा ही नहीं, इस दूसरे को छोड़ दो, इसका बताओ इसके साथ क्या पोजीशन है? अब जिद जिद वाली बात ये है कि बी कह रहा है कि तुमने ही तो कहा था 90 का, अब मैं 90 का खरीदने के लिए तैयार हूं, दो 90 का. ए मना कर रहा है, तो क्या लीगली ए मना कर सकता है? क्यों? उसके गुड्स नहीं. देखो यहां पे पहला ऑफर, पहले बी ने पूछा, सुनो, यहां से पहला ऑफर आया, इस ऑफर का जवाब क्या गया 50 रुपीज. मतलब दिस इज काउंटर ऑफर. जैसे ही काउंटर ऑफर गया तो ये ऑफर खत्म हो गया. द मोमेंट इस 50 रुपीज का जवाब क्या आया 90 रुपीज, तो ये वाला ऑफर खत्म हो गया. इस 90 का जवाब क्या गया
₹60, ये खत्म हो गया, और इस 60 का जवाब क्या आया? रिजेक्शन। तो इसका मतलब ये ऑफर भी खत्म हो गया। क्या बी अब इसको एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, द मोमेंट काउंटर ऑफर इज मेड, तो जो एग्जिस्टिंग ऑफर है वो ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। बताओ, ये बात समझ आई? टेक्निकल बात है ये। ठीक है, काउंटर ऑफर लिखने की जरूरत नहीं होती। द मोमेंट आप तो नॉर्मली ऑफर दोगे, आपने ऑफर दिया किसी को, अगर उसने उसकी ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज किया, अगर एक टर्म्स एंड कंडीशंस भी चेंज करके कही, आपने कहा कि मैं ये आपको केक, एक बर्थडे केक है, मैं केक इतने टाइम पे डिलीवर कर दूंगा, ठीक है, सो दिस इज योर ऑफर टू हिम। उसने कहा कि नहीं, इस टाइम नहीं, इस टाइम डिलीवर करना है, तो जैसे ही उसने टाइम में भी चेंज किया, इट बिकम्स काउंटर ऑफर। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन में अगर एक वर्ड भी ऐड हो रहा है, देन दैट इज चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और काउंटर ऑफर होते ही एक्सेप्टेंस की पावर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये बताओ, पक्का? कोई डाउट किसी भी तरह का, कोई चीज समझ नहीं आई हो? ठीक है, अब एक बात देखो, मैंने एक प्रपोजल लिखा या ऑफर लिखा, और उसको लिखने के बाद अपनी टेबल के ड्रॉर में डाल करके छोड़ दिया, ठीक, वो वहीं पड़ा रहा, उसकी कोई वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। जब तक जिसको मैंने ऑफर लिखा था, अगर उस तक वो कम्युनिकेट ही ना हो, तो उसका कुछ फायदा है? नहीं है। तो इसीलिए अब आ जाता है कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और सोचो ये ह्यूमन लाइफ में भी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर कम्युनिकेशन ना होता तो आज हम और आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, तब मैं पढ़ा ना रहा होता और आप पढ़ ना रहे होते। ठीक है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, हाँ, वो तो बाद में डेवलप हुई। इवन क्या हम बिना लैंग्वेज के कम्युनिकेट नहीं कर सकते? तो लैंग्वेज इज वन पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो अगेन अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल क्या कह रहा है? कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। ठीक है जी, कि भाई जिसको वो प्रपोजल दिया गया है, जैसे ही उसके नॉलेज में आ जाएगा, कम्युनिकेशन को हम कंप्लीट मान लेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई ऐसी अलग बात नहीं है। चलो, आज डेट कितनी है? 19। ए ने एक प्रपोजल लिखा, ठीक है, उसको इसने पोस्ट किया 21/5 को। 26/5 को यहां पहुंचा, उसके बाद में बी के ऑफिस में पहुंचा, और बी बाहर गया हुआ था, तो बी ने रीड किया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट हुआ? सॉरी, यहाँ पे बी ने रीड नहीं किया, यहाँ पे बी ने रिसीव किया इसको। और उसके बाद बी ने रीड किया, ऐसे ही होता है कि भाई कोई पोस्ट आई आपके पास, ठीक है, कोई कोरियर आया, आया, आपने रख दिया उठा करके, आप घर पे नहीं थे, ऑफिस में नहीं थे, ऑफिस में रख दिया उसे उठा करके, आप ऑफिस में आए, उसके बाद आपने लिया, आपने रख दिया कि जब फ्री होगा तब देखूंगा। ठीक है, 2 दिन बाद आप फ्री हुए, तब आपने पढ़ा। यही सेम ट्रांजेक्शन यहाँ हो रहा है कि ए ने एक ऑफर पोस्ट किया, यहाँ पे पहुंचा, कुछ टाइम पोस्टल वाले उसमें लगेगा ट्रांजेक्शन में, यहाँ पहुंचा, यहाँ से बी के ऑफिस में पहुंचा, बी ने रिसीव किया, मतलब यहाँ पे बी के ऑफिस में पहुंच गया तो ऑफिस में किसी और ने रिसीव किया। ठीक है, फिर इस दिन को बी को दे दिया गया, और उसके बाद बी ने ये इस तारीख को पढ़ा। ठीक, नाउ क्वेश्चन इज कि कम्युनिकेशन प्रपोजल कंप्लीट किस दिन हो रहा है, किस डेट को हो रहा है? देखो क्या लिखा हुआ है, यही है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अ पर्सन टू whom इट इज मेड। ठीक है, कि जब जिसको वो दिया गया है, जैसे ही उसको जो है उसकी नॉलेज में आ जाएगा, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई कौन सी डेट को होगा कम्युनिकेशन कंप्लीट? 5/3।
क्या चीज? कब कंप्लीट होगा? मतलब ऑल दीज डेट्स आर रिटन, इनमें से ही कोई ऑप्शन है? तो कब कंप्लीट हो रहा है 3 को? क्यों? वहां मेंशन क्या है कि व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अ पर्सन टू whom इट इज मेड? हाँ, तो कब माना जाएगा? 5, 3, 5, 3, 30 नहीं माना जाएगा? अब देखो, चलो अब आते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। अब इनमें से कौन कौन सी डेट का आप मुझे प्रूफ दे सकते हो कि किस डेट में उसने ऑफर लिखा? इस बात का प्रूफ दे सकते हो? कैसे? ऑफर पे लिख के, जैसे आज मैं एक ऑफर लिखूं जिसपे मैं डेट डाल दूं अब से 5 दिन बाद की, अब कैसे प्रूव करोगे ये 5 दिन बाद लिखा है आज लिखा है? पोस्ट ऑफिस वाले से तब पूछोगे, पोस्ट ऑफिस वाले वो डेट थोड़ी बता देंगे। वो तो पोस्ट ऑफिस वाले कौन सी डेट बताएंगे कि किस दिन पोस्ट किया गया और जिस दिन रिसीव हुआ? हाँ, जो लिखा है उसी में, उसी को ही मानना पड़ेगा। अब मैंने लिख दिया कि आपकी सारी संपत्ति आज से मेरी हो गई, तो उसे मानना पड़ेगा। हाँ एकदम नहीं नहीं किया उन्होंने, कहा अरे नहीं ये कैसी बात कर दी आपने है? है? तो लिखा हुआ है तो मानना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं है। नहीं तो ये तो गुड फेथ वाली बात होगी। तो अगर मैं साथ चीटिंग करना चाहूं तो मैं चीटिंग कर सकता हूं। क्या चीटिंग कर सकता हूं? अब देखो, इसी ऑफर में मैंने कहा कि आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो विद इन 3 डेज। ये ऑफर 3 दिन के लिए वैलिड है केवल। हाँ जी, अब बताओ कब वैलिड, कब एक्सेप्ट कर सकता है? 22? हम्म। 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 तो वो तो तब तक उसके पास पहुंचेगा ही नहीं, तो उसका कोई पर्पस रह गया? हम्म। डेट क्या लिख के देंगे? आज की डेट लिखी, लिखा हुआ है देखो इसमें 19/5 को उसने लिखा, ये डेट डाली है, फेंक देगा। अब बात ये ऑफर है ऐसे जमीन को परचेज करने के लिए जिसके दिन रात प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, अब फेंक दो 1 महीने में। हम्म। 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 मतलब ऑफर किस चीज को लेकर के है कि एक प्लॉट को लेकर के है। इसे ए को जरूरत पड़ गई, इसने कहा कि प्लॉट को लेकर के एक ऑफर इसने निकाला कि ये प्लॉट 30 लाख में खरीद लो, जबकि इस प्लॉट की वैल्यू हर दिन 1 लाख रुपए बढ़ती जा रही है। अब बताओ जी, फेंक दोगे इस ऑफर को? हम्म। अब क्वेश्चन ये आ गया कि 3 दिन कहां से कैलकुलेट करोगे? जब जब उसको रिसीव हुआ। हम्म। जब उसके ऑफिस में पहुंच गया। हम्म। जब उसे रिसीव हुआ, तो जब उसने पढ़ा, उसे रिसीव हुआ मतलब बी को रिसीव हुआ। ठीक है, अब आप ये देखो इस पूरे ट्रांजेक्शन में आप किस किस चीज का कंक्रीट एविडेंस दे सकते हो? जिस दिन पोस्ट हुआ उसका, जिस दिन बी के ऑफिस में पहुंचा जिस टाइम पे। कैसे, वो कैसे दोगे? हम्म? कब बना था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? 19 1872 में। कितने लोगों के पास मोबाइल थे 1872 में? मोबाइल कितने लोगों के पास थे? कितने लोगों के यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे? अब बताओ। आज के टाइम में तो हम इसकी बात भी नहीं करेंगे ना, आज के टाइम में तो हम कॉन्ट्रैक्ट फोन से कर रहे हैं, ईमेल से कर रहे हैं। हम्म। नहीं बता पाएंगे क्यों? ऑफिस का स्टाफ है, मैं कह दूं कि आप कह देना। वो तो रिसीव का हो गया, वो तो ऑफिस के स्टाफ ने रिसीव कर लिया, मुझे एग्जैक्टली किस दिन मिला तो ये कैसे पता लगेगा? तो इस बात को साबित कैसे करोगे कोर्ट में? एविडेंस क्या है इस बात का? जिसने, तो बेसिकली लॉ क्या करेगा यहाँ पे? अब वो तो बदल सकता है, मेरे ही ऑफिस में काम कर रहा है, वो कह दे कि 3 दिन निकल गए, सपोज करो कि मैं 3 दिन तक ये वेट कर रहा था
कि भाई अभी प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अब मैंने देख लिया कि 10 दिन तक प्राइस लगातार बढ़ रहा है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10 दिन के बाद में, 1 लाख रुपए पर डे बढ़ रहा है, 40 लाख। अब मैं कह रहा हूँ कि हाँ हाँ, मेरे को तो ऑफिस वाले को कह दिया मैंने कि कह दो कि आज ही मिला है, आज ही सर को मिला है, आज से 3 दिन कैलकुलेट कर लो। तो ये तो सब्जेक्टिव हो गया, वो कभी भी कह सकता है। ठीक, इसलिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ने क्या किया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ने कहा कि कम्युनिकेशन किस दिन कंप्लीट होगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अ पर्सन टू हुम इट इज मेड। और नॉलेज किस दिन मानी जाएगी, जिस दिन उसके एड्रेस पर वो रिसीव हो गया, तो उस दिन ये मान लिया जाएगा कि इस प्रपोजल का, इस ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। हुँ? मतलब 5 दिन हो गए। 30 लाख का ही ऑफर मिलेगा विद इन 3 डेज। अब ये 3 डेज कहां से कैलकुलेट होंगे, जिस दिन से कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई है तब से 3 दिन। ठीक है, कि 3 दिन आप एक्सेप्ट कर सकते हो, जब तक आपको प्रपोजल ही नहीं मिला तब तक तो आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। इसलिए कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्योंकि आप प्रपोजल एक्सेप्ट ही तभी कर पाओगे जब आपको मिल गया, जब आपके अगेंस्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई प्रपोजल की, तभी आप एक्सेप्ट कर पाओगे। हाँ, लेटर लिख के उसका रिप्लाई लिखेगा। अब देखो, अब उसमें भी हम डिस्कस करेंगे आगे कि वो एक्सेप्टेंस अब क्या है कि विद इन 3 डेज के अंदर अंदर इसे एक्सेप्टेंस पोस्ट करनी होगी। पोस्ट करने का तो वो होगा, ठीक है, द मोमेंट वो ये पोस्ट कर देगा विद इन 3 डेज, तो ये मान लिया जाएगा कि एक्सेप्टेंस विद इन 3 डेज हुई है। 3 डेज, तो अब क्या होगा, जैसे ही ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक, तो ये क्या बन गया, प्रपोजल था, प्रपोजल के साथ एक्सेप्टेंस आ गई, क्या बना, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है, प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन का क्या मतलब है, दोनों पार्टीज को मॉनेटरी वैल्यू क्या, मतलब मॉनेटरी गेन क्या होगा, ठीक, ए को क्या मिलेगा पैसे, बी को क्या मिलेगा प्लॉट, दोनों के लिए कंसिडरेशन है। तो बेसिकली प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या बन गया, एग्रीमेंट। और क्या इसमें कोई इलीगल चीज है? कुछ नहीं है, तो इट इज एनफोर्सिएबल। तो एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी इज, इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे ही इसने एक्सेप्टेंस पोस्ट की, इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर ये मना कर दे कि नहीं बेच रहा, देन इट अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नहीं कर सकता मना। अगर बेच दिया तब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इवन देन ही विल बी हेल्ड लायबल। ठीक है, तो जितना उसने पैसा कमाया है, ही विल बी लायबल टू कंपनसेट इट टू यू। ठीक है, क्लियर हुई है सिचुएशन, पक्का। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, सॉरी कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल पता लगा कि कब कंप्लीट होता है, जिस दिन वो पर्सन के पास पहुंच जाएगा जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है। ठीक है, तो लॉ इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। लॉ हाइपोथेटिकल चीजों के बारे में बात नहीं करता है, हाइपर सेंसिटिव चीजों के बारे में बात नहीं करता है। लॉ लॉ बात करता है पब्लिक एट लार्ज के बारे में। ठीक है, तो कम्युनिकेशन समझ में आया कब कंप्लीट हुआ। कल हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन।